हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। आप जानते हो कि प्रतिदिन हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज चल रही है। सुबह 10 बजे प्रतिदिन आपको ये सीरीज मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, एक शिकायत आप लोगों से है कि आप शेयर नहीं करते क्लास को। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं और ये वास्तव में ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से पेपर में अवश्य ही क्वेश्चन उठेंगे। एक ये समझ के आधार पर ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आसान क्वेश्चन भी, इसमें कठिन क्वेश्चन भी हैं। आप इसको साथ साथ शेयर कर दिया करो आपके अपने दोस्तों के पास, ताकि एक अच्छा सा कंपटीशन बन जाए। चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। जो हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी, उनके द्वारा जो संपादित है कविता कौमुदी, इस संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प आपके समक्ष है, सभी आंसर देते रहेंगे साथ साथ ही। यह संग्रह 10 खंडों में विभाजित है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। और लास्ट है, इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। कौन सा सही नहीं है वो आपको आंसर देना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देते रहेंगे सभी लोग। कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। कौन सा सही नहीं है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट। यह संग्रह 10 खंडों में नहीं है, किसमें है, 8 खंडों में विभाजित है। 10 में नहीं, कविता कौमुदी 8 खंडों में विभाजित है, 10 में नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिट्टी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु से लेकर राजा पर्यंत, पशु से लेकर प्रकृति पर्यंत, रंग से राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से समुद्र, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि कविता जो है ये केली कौतूहल, यमुना के किनारे बैठकर केली कौतूहल बहुत हो गया है ना। पूरा तो जानते हो, प्रक्रिया पर पहेली बुझाने की आवश्यकता नहीं है, सोकिया पर लेख लिखने की, वो सभी है ना। ये किसने कहा है, ये किसके कथन है कि जो कविता है वो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत की जा सकती है, बूंद से लेकर समुद्र तक की जा सकती है, राजा से लेकर रंग तक की जा सकती है। यानी कविता का विषय कुछ भी हो सकता है। किसके द्वारा कहा गया था, जल्दी जल्दी सभी आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके द्वारा कहा गया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती का रचना का उद्देश्य है। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है। विकल्प है, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, या इनमें सभी, ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, हरियोधकृत महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। कौन सा महाकाव्य है जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। विकल्प है, चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, या उद्धव शतक। जल्दी जल्दी बताते रहेंगे सभी। सभी जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देते रहेंगे। हरियोधकृत महाकाव्य का नाम क्या रहेगा। सभी बताएंगे हरियोधकृत महाकाव्य का नाम क्या है जिसके अंदर संस्कृत छंदों का प्रयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलाता है और प्रिय प्रवास में संस्कृत छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रिय प्रवास जो 1914 ईस्वी में लिखी गई थी, इसमें कितने 17 सर्ग हैं। और इसके अंदर आप जानते हो प्रिय प्रवास में कि जो श्री कृष्ण भगवान है उनका जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बाबू गुलाब राय ने। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। किसने कहा है,
डॉक्टर नगेंद्र ने। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। कौन सा सही नहीं है कर लीजिएगा दोस्तों इसको, कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आंसर हमें देना है। कौन सा सही नहीं है देखो, विष्णुप्रिया क्या है? खंड काव्य, बिल्कुल सही है। सिद्धराज भी क्या है? खंड काव्य, ये भी सही है। साकेत एक महाकाव्य है, ये भी सही है। लेकिन जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है, ये भी क्या है? जय भारत भी आपका क्या है? खंड काव्य ही है। तो आंसर हो जाएगा क्या सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? डी हो जाएगा। जय भारत एक खंड काव्य है, यह मुक्तक काव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है, एक दिन सहसा सिंधु अपारी, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। ये जो पंक्तियां हैं कामायनी की, ये पंक्तियां कौन से सर्ग से हैं और किसने किसको कहा है, ये आपको आंसर देना है। कि ये जो पंक्तियां हैं कामायनी से, कि एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नग तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा निश्रब्ध। ये किसने किससे कहा है और कौन से सर्ग से ली गई है? विकल्प है चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन है, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय है, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन है, या फिर लज्जा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? डी, श्रद्धा सर्ग से ये ली गई है और मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया था। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर किया गया? बहुत आसान है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है वह किया गया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या फिर सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। क्वेश्चन आसान है दोस्तों, लेकिन बहुत बार हम गलतियां कर देते हैं इसमें भी। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों में संदेह होता है। देखिए कई बार आते आते भी हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। याद रखना आंसर क्या आएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको आंसर देना है। विकल्प है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयकता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, स्थूल शब्द है ये, स्थूल, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। कौन सा सही नहीं है छायावाद के बारे में तुरंत सभी बताएंगे आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देते रहेंगे दोस्तों, सभी आंसर देंगे। छायावाद क्या नहीं है? कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण यहाँ पर है नहीं दिया गया। बाकी जानते हो आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति प्रमुख विशेषता है, कल्पना की अतिशयकता भी यहाँ बहुत हो गई है, और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह भी है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही काल क्रम विकल्प में है। पंत की जो रचनाएं हैं उनका कालक्रम की दृष्टि से आंसर देना है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। बहुत अच्छे से आपको ये ट्रिक से करवाई गई है। उच्छ्वास करता है, उच्छ्वास करने के बाद जैसे ही हम उच्छ्वास करते हैं, उच्छ्वास मतलब श्वासों का आना जाना, एक ट्रिक से याद कर लो। उच्छ्वास करते हैं तो हमारी ग्रंथि खुल जाती है, डिवाइन आई खुल जाती है। ग्रंथि खुल जाती है तो वीणा गूंजने लगती है हमारे पल्लव के अंदर। वीणा गूंजती है किसमें? पल्लव में। और युगों तक युगवाणी
युगों तक युगवाणी ग्राम्यों में गाई जाती है। ऐसे व्यक्ति की युगों तक युगवाणी कहाँ गाई जाती है? ग्रामों में गाई जाती है। तो इस प्रकार की ट्रिक से आपको अगर डेट याद नहीं है तब भी आराम से आप निकाल लेते हो। सबसे पहले क्या होता है? ग्रंथि खुलती है। ग्रंथि जब खुल जाती है, ग्रंथि खुलेगी ग्रंथि खुलेगी, डी आंसर आ जाएगा दोस्तों। ग्रंथि खुलेगी, गुंजन होगा पल्लव के अंदर और युगांत तक युगवाणी गाई जाएगी कहाँ? ग्रामों में। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? किन दो कविताओं का सार तत्व दिया गया है? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार और बादल राग, तुलसीदास और सरोज स्मृति। जल्दी जल्दी सभी आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, तुलसीदास और सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा के अंदर दोनों कविताओं का सार तत्व लिया गया है, एक तुलसीदास का और दूसरा सरोज स्मृति का। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है, छायावादी कविताओं ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। दूसरा है, छायावादी भावबोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। तीसरा, छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में प्रेरित होती चली जाती है। चौथा है, छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई है। कौन सा सही नहीं है छायावाद के बारे में वो आपको देना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, छायावादी कवियों में प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, तुम वीरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। सरयू में संकलित राम की जो शक्ति पूजा है, उसी शक्ति पूजा से उद्धृत कथन किसका है? ये किसका कथन है? ये किसका है? जामवान का कथन है। अगला क्वेश्चन आया और अगला क्वेश्चन हमें दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुख दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? किस कविता से ली गई है और किसकी है, ये भी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? सरोज स्मृति। निराला जी की जो सरोज स्मृति है उससे ली गई पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा? विकल्प है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या दुष्यंत कुमार। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो परिपूर्ण से इसको अवश्य ही याद रख लेना, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नंद दुलारे वाजपेयी जो आपके छायावाद के क्या माने जाते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी जो छायावाद के आलोचक माने जाते हैं। छायावाद को नंद दुलारे वाजपेयी जैसा एक प्रधान आलोचक मिला था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी। पहला है, इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया। दूसरा, शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी। कौन सा सही नहीं है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति के अंदर? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना भी संभव
हो जाती है। संभव है उन्होंने कहा, नहीं नहीं संभव है, तो यहाँ नहीं आने की वजह से ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रखवाली, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। ये किसने कहा? ये किसका वर्णन है? यहाँ पर आंसर है दोस्तों हमारा क्या? आंसर हो जाएगा सी, लज्जा का। लज्जा सर्ग से है और किसका है? ये लज्जा का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया और अगला क्वेश्चन है, ओ जीवन की मरुमरीचि का कायरता के अचल विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्घोषण हुआ है? कौन सा भाव, किस भाव के लिए यह आया है? चिंता, लज्जा, आनंद, आशा। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? चिंता। किसके लिए आया है? यह चिंता के लिए आया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? जल्दी से बताएं, किस सर्ग से ली गई हैं? उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब जगते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ से ली गई हैं? लज्जा सर्ग से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया और अगला क्वेश्चन है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिलाषा मिलती है? किसके जीवन सत्य के बारे में ये कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण या विभीषण? जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें मधुचर्या का कवि कहा है? ध्यान दे लेना, ये भी पूछ लेता है कि मधुचर्या, जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी कविता में माधुर्य गुण की अधिकता पाई जाती है। तो आंसर सब समझ ही गए होंगे क्या? जयशंकर प्रसाद मधुचर्या के कवि भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? दिनकर की काव्य कृतियों का सही विकल्प किस क्रम में है? विकल्प हमारे पास है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी। रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। कुरुक्षेत्र, रसवंती, रश्मिरथी, उर्वशी। उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और रसवंती। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी सही क्रम। एक ट्रिक याद आई होगी, किसकी? दिनकर की। दिन के निकलते ही भांग पी लेता, प्रभांग इनकी पहली रचना है। दिन के उदय होते ही भांग पी लेता है, भांग पीकर अपनी प्रेयसी किससे? रेणुका से मिलने जाता है, हुंकार भरता है, रसवंती करता है, फिर दोनों में क्या? कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है। एक तरफ से समधिन आती है, दूसरी तरफ से बापू आ जाता है। कहते कोई नहीं, ये तो इतिहास के आंसू हैं, कभी छाव और कहीं धूप और कहीं छांव होती है। फिर नील कमल के पत्तों के नीचे बैठकर चंद्रावल का विवाह करवा देते हैं। तो ये पूरी आपको याद आई होगी। एक अच्छी सी ट्रिक के साथ इनकी पूरी रचनाओं को हमने क्रमशः कर रखा है, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? रश्मिरथी करने लगते हैं, रसवंती करते हैं। रसवंती करते हैं तो क्या कहता है? कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है। कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है तो आगे चल के और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रश्मिरथी आती है ना। फिर उर्वशी जो होती है वो परशुराम की गुरु जो होते हैं वो सीपी और शंख बजाते हैं। सीपी और शंख की आवाज सुनकर उर्वशी जो होती है वो जो प्रतीक्षा कर रही होती है, किसकी? परशुराम की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसकी प्रतीक्षा के अंदर मिट्टी और कोयले से हृदय की आंखों से क्या लिखती है? कविता लिख देती है। और अंत में कहती है, जब वो नहीं आते तो अंत में कहती है,
आत्मा की आंखों से कहती हारे को हरि नाम का सहारा। तो ये पूरी ट्रिक से, पूरी रचना इस ट्रिक से आपकी याद हो जाती हैं। तो रश्मिर थी और फिर उर्वशी आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों सभी की डेट याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इस तरह सुंदर लॉजिक के साथ हम हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। विस्तृत क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं, किसी कविता के बारे में, किसी रचना के बारे में, रचनाकार के बारे में विस्तृत जानकारी वाले भी क्वेश्चन हैं। और ये हमें ट्रिक से या लॉजिक से किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो भी यहाँ रखे गए हैं। और इसी प्रकार का यदि आप लाभ लेना चाहते हो हिंदी साहित्य का, कि रचना और रचनाकार हमें ट्रिक से याद हो जाएं और उनकी कविताओं को हम विस्तृत, उनकी जानकारी, विशेष जानकारी को विस्तृत रूप से हम पढ़ लें, तो इस ये जो क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहां पर कोर्स डिजाइन किए गए हैं, उनका लाभ आप ले सकते हो। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति क्या नहीं है? क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपनामों का प्रयोग या दुखवाद। क्या नहीं है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति? तो याद रखना, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति क्या नहीं है? क्षणवाद नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है, जिसने कोर्स को अच्छे से किया है उनके लिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। ये हाइकू किस देश का काव्य शैली? हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन की, जापान की, जर्मन की या चीन की? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? जापान की। और कमेंट करके ये भी बताएंगे कि कौन से हिंदू कवि ने हाइकू पद्धति का प्रयोग किया है। कौन से हिंदी कवि ने हाइकू पद्धति का प्रयोग किया है? जल्दी, हाइकू कविताएं किसने लिखी हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आया, और अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ रचनाकार है और दूसरी तरफ क्या है? उनकी रचनाएं दी गई हैं। एक तरफ रचनाएं और दूसरी तरफ रचनाकार है, नीचे कूट है। सही कूट का मिलान करके आपको आंसर देना है। पहली रचना संशय की एक रात, दूसरी चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का की नहीं है दोस्तों, ये का है, चांद का मुंह टेढ़ा है। आत्महत्या के विरुद्ध, संसद से सड़क तक। तो जल्दी जल्दी बता दें कौन किसकी रचना है। देखो, संशय की एक रात आधे अधूरे थे मोहन राकेश, ठीक है, ट्रिक से करवाई हुई है। संशय की एक रात आधे अधूरे थे मोहन राकेश, उनके जमीन उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई जब अंडे की छिलके पर सिपाही की माँ की प्यालियों को टूटते हुए देखा। तो ये इनकी सारी रचनाएं जो हैं वो एक ट्रिक से आपके समक्ष करवाई गई हैं। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा, किसकी हो जाएगी? मुक्ति बोध की। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो चांद का मुंह भी टेढ़ा करना पड़ेगा। भूरी भूरी खाक छाननी पड़ेगी। फिर आपके हृदय के आयतन को मापने के लिए क्या आएगा? ब्रह्म राक्षस आएगा, वो भूल और गलती सब निकाल देगा। तो इन सभी ट्रिक से आपको करवाई हुई है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बोध का है। आत्महत्या के विरुद्ध किसका है? रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय एक दिन सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, जब आत्महत्या के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, तो कहते हैं हंसो, जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं वह भी एक समय था जब कुछ पत्तों पर कुछ चिट्ठियां लिखकर भेजते थे। किसकी है? आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की। फिर है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, किसका? कल सुनना मुझे कौन धूमिल कहते हैं? तो धूमिल तो यहाँ दिया ही नहीं है, एक ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? धूमिल। किसकी है? संसद से सड़क तक, धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे, धूमिल पांडे, कि पांडे का प्रजातंत्र होगा तो कल सुनना मुझे संसद से सड़क तक, जब पांडे का प्रजातंत्र होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या है? धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी है? धूमिल की है। संसद की एक रात 3, एक के अंदर 3, एक के अंदर 3 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर देखो 2, चांद का मुंह टेढ़ा, दोनों में एक एक दोनों में है। 3 के अंदर आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय यानी 2, तो 2 इसमें है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है
ये प्रकाशन के वर्ष की दृष्टि से अज्ञे की काव्य रचनाओं का सही क्रम किसी विकल्प में है। दोस्तों अज्ञे की रचनाएं, कुछ भी आपको बहुत डेट याद नहीं करनी है, सभी की डेट याद नहीं करनी। इतनी कविताएं लिखी हैं, किस किस की डेट याद करोगे तुम, है ना। एक ट्रिक से याद करो। अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञा को हमने अज्ञानी व्यक्ति बनाकर इसकी संपूर्ण जानकारियां याद कर रखी हैं, और जिसने ये कहे बैच लिया हुआ है उनको ये टिप्स पे है, कभी गलत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखो, अज्ञानी है, अज्ञा व्यक्ति है, अज्ञानी 11 में जन्म हुआ था, आप जानते हो। अज्ञानी, नागे, है ना, ये केदार, इन सबका जन्म 11 में हुआ था, तो ये अज्ञानी व्यक्ति है। और अज्ञानी होने, अज्ञानता के कारण एक दिन भग्न दूत, भग्न दूत मतलब सर का फटना, एक दिन भग्न दूत हो जाता है। इतना इतना मतलब इतेलम, इतना कि ये हरी हरी घास पर क्षण भरे बैठ जाना चाहता है। इतने में एक बावरा अहेरी आता है इंद्रधनुष को रोंदता हुआ, और कहता है कि पूर्व की ओर तो देखो कितने सुनहले सवाल हैं। जब ये बात सुनता है अज्ञा तो क्रोध आता, कहता कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, यानी मैं कितनी बार देखूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। और एक फिर महावृक्ष की बांक छाया में बैठकर सन्नाटा बुनने लगता है। इनको कोई बहुत दूर से सुन रहा है शकुन की तलाश में। तो ये सब रचनाएं इनकी एक ट्रिक से याद हो जाती, जिनका क्रम लगाते समय में बिल्कुल भी। देखो, बावरा अहेरी आता इंद्रधनुष को रोंदे हुए, कहता अरे ओ करुणा प्रभा, मैं आंगन के पार द्वार तो देखो कितने सुनहले सवाल हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है। मतलब प्रथम सप्तक में किस कवि की रचनाएं नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे दोस्तों सभी लोग। आप जानते हो इन सभी की रचनाओं को बहुत अच्छे से ट्रिक से किया है। चारों सप्तक एक सांस में सुनाएंगे, है ना, सभी बोलकर देखेंगे एक सांस में चारों सप्तक के कवियों को। तार सप्तक, प्रथम सप्तक था, यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में भी सम्मान बढ़ेगा, भारत भूमि का यशोगान बढ़ेगा। सारे हैं, साथ के साथ तार सप्तक है तो साथ के साथ कभी सप्तक के इसी ट्रिक से याद हो जाएंगे। यज्ञ से यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ राम से रामविलास शर्मा हो जाएगा, यज्ञ राम का करने से मुक्ति, मुक्तिबोध हो जाएगा, मान बढ़ेगा, प्रभाकर माचवे, नाम बढ़ेगा, नेमीचंद्र जैन, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर, गिरजाघर से गिरजा कुमार माथुर, और भारत भूमि से भारत भूषण अग्रवाल, है ना, भारत भूमि का यशोगान बढ़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कौन कौन, प्रभाकर माचवे भी हैं, शकुंतला माथुर यहाँ नहीं है, गिरजा कुमार माथुर भी है, और नेमीचंद्र जैन भी है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा क्या, शकुंतला माथुर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम कितने भी पढ़ लें चाहे, लेकिन इनमें कहीं न कहीं गलतियां हो जाती, अगर लॉजिक के साथ करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है। तीसरे सप्तक में आप जानते हो, तीसरे लॉजिक करवाया था, तीसरे दिन प्रयाग के मेले में मदन और वात्स्यायन जाते हैं, क्योंकि वो कुंवारे हैं, वहां सब कुछ मिलता है कुदरत से, और कीर्ति भी बढ़ जाती है। तो तीसरे दिन प्रयाग के मेले में कौन कौन जाते हैं। तीसरे दिन प्रयाग के मेले में मदन और वात्स्यायन जाते हैं, मदन और वात्स्यायन जाते हैं, क्योंकि वहां सब कुछ मिलता है कुदरत। कुदरत से क्या हो जाएगा, केदारनाथ हो जाएगा, कुदरत से केदारनाथ, केदारनाथ सिंह हो गया हमारा। तो तीसरे में देखो, है ना, कुदरत से सब कुछ मिलता है कुदरत से, क्यों, और क्या होता है, कौन है में सप्तक में है, ये पूछा गया था हमसे। तीसरे में कौन है, तो केदारनाथ सिंह है ना। भारत भूमि का यशोगान बढ़ेगा, भारत भूषण अग्रवाल पहले में हो जाते हैं। हरि नारायण की पूजा करते हैं तो ये किस में चले जाते हैं, आपके नरेश मेहता, ये सभी आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से में कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित है। चौथे सप्तक में किसकी संकलित हैं, जल्दी जल्दी बता दो। विजय देव नारायण शाही, क्योंकि ये तो तीसरे दिन जाते हैं प्रयाग के मेले में, विजय और मदन, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रयाग नारायण मिश्र प्रयाग के मेले में जाते हैं, तो ये भी तीसरे का है, नहीं हो सकता। नंद किशोर आचार्य और कीर्ति चौधरी, तो कीर्ति भी बढ़ जाती है, तो ये भी तीसरे का है। चौथे का कौन है, नंद किशोर
आचार्य ट्रिक बताई थी, नंद के चरणों में सुमन अर्पित करके स्वदेश की कामना करते हैं, है ना। तो नंद किशोर आचार्य चौथे सप्तक के हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा आया, इनमें से प्रयोगवादी कविता, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ क्वेश्चन को मैं, देखिए इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है। प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन इनमें से गलत है, देखकर आंसर दीजिए। विकल्प है, इनमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई। इनमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। इनमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की समूचे जीवन के मुक्त विचार में है। जल्दी से बताएं कि कौन सा कथन सही नहीं है, प्रयोगवादी कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा भी, इनमें कविता शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया, ये गलत हो जाएगा। कविता शिल्प को विषय वस्तु का ही माना गया है, अलग नहीं माना गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे दोस्तों, साथ साथ कमेंट करके आंसर देते रहो कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। क्या विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है प्रयोगवाद की? आंसर आप जानते हो, दर्शन से मुक्ति। इन्होंने दर्शन को स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, और क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है। दूसरे सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं है? कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। कौन नहीं है? जानते हो कुंवारा है, इसीलिए तो क्या गया था तीसरे दिन प्रयाग के मेले में। यानी कुंवर नारायण किसके हैं? हमारे तीसरे सप्तक के हैं, जो दूसरे के नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आया, और अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी। प्रयोगवाद की विशेषता इसमें से आपको चुनकर लिखनी है। आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेशन, जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार। प्रयोगवाद आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? शिल्पगत चमत्कार। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि अज्ञा द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में से 3 कवियत्रियों में 3 सप्तकों में 3 कवियत्रियां भी संकलित हैं। उन कवियत्रियों का नाम बताना है कि ये जो कवियत्री आई हैं 3 सप्तक में कौन कौन है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमनभ। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंत माथुर, कीर्ति राते या सुमन राजे, या शकुंत माथुर, कीर्ति चौधरी और होमवती देवी। जल्दी जल्दी बता दे सभी कमेंट करके। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा भी? शकुंतला माथुर है, कीर्ति चौधरी है, और क्या है? सुमन, चौथे में सुमन राजे हैं। अगला क्वेश्चन, और यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, फटाफट सभी आंसर दें, बाकी हम देखेंगे कल। कि भोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। भोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। प्रयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? जल्दी जल्दी बता दो। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? सभी आंसर देंगे, और आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, बाकी हम आगे कल बढ़ते हैं और कल करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक अच्छा लगा है क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे तो अवश्य ही लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि एक अच्छा सा कंपटीशन बना रहे। और कोशिश बहुत ही, ये कहें कि बहुत ही व्यस्त जीवन है, इसके बीच से समय निकाल पा रही हूँ। हो सकता है किसी दिन कोई क्लास नहीं भी हो, कोशिश करती हूँ प्रतिदिन आपको ये क्वेश्चन सीरीज देने की। तो आप लोग भी इसको शेयर कर दिया करो, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। और इसी प्रकार से यदि आप गहराई से डिटेल जानना चाहते हो पूरे साहित्य की, तो नीचे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर क्लास डिजाइन की गई है, उनका आप लाभ ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।